नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम ओलंपिज यानी ओलंपिक का कंसेप्ट क्या है, अर्थ क्या है उसका और ये क्यों बना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं दोस्तों, शारीरिक क्रिया के एवं खेलकूद स्वास्थ्य, भलाई और युवा विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण लाभ हैं। खेलकूद परिणामों जैसे शांति, समग्र शिक्षा व सामाजिक विकास के लिए एक असाधारण उपकरण हो सकता है। एक शैक्षिक संचार के उपकरण के रूप में खेलकूद की एक अद्वितीय क्षमता होती है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम सीखने के संसाधनों का एक व्यवहारिक सेट है, जिसमें युवाओं को उत्कृष्टता, आदर व मैत्री जैसे जीवन मूल्यों को अनुभव करने के लिए प्रेरित करने और अनुमति देने के लिए निर्मित किया गया है। अब हम देखते हैं ओलंपिक कंसेप्ट ऑफ ओलंपिज्म, यानी ओलंपिज्म की जो अवधारणा क्या है। ओलंपिज्म की अवधारणा क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। ओलंपिज्म की अवधारणा लगभग 120 वर्ष पहले आधुनिक ओलंपिक आंदोलन के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन द्वारा बनाई गई थी। प्रारंभ से ही ये खेल के माध्यम से दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए बहुत भावुक थे। इसलिए इन्होंने ओलंपिक मूवमेंट आंदोलन की स्थापना की। यह विश्वास किया करते थे कि खेल समुदायों को एक साथ लाने में मदद करता है और युद्ध रोक सकता है तथा धोखाधड़ी और भेदभाव से मुक्त स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को भी बढ़ावा दे सकता है। अंततः वह दिखाना चाहते थे कि खेल किस प्रकार मित्रता, एकता और निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहित करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। 1890 के दशक में कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की योजना बना रहे थे, तो ओलंपिक का विचार काफी स्पष्ट हो गया और ओलंपिक चार्टर में ओलंपिज्म को जीवन के दर्शन के रूप में व्यक्त किया जाने लगा, जो शरीर, इच्छा और मन के गुणों को संतुलित रूप से बढ़ाते और जोड़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा के साथ सम्मिश्रण के द्वारा ओलंपिज्म प्रयास के आनंद, शैक्षिक मूल्य और अच्छे उदाहरण, सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वभौमिक मौलिक नैतिक सिद्धांतों के सम्मान के आधार पर जीवन का एक तरीका बनाना चाहता है। साधारण शब्दों में ओलंपिज्म जीवन का एक दर्शन है जो खेल को मानवता की सेवा में रखता है। ओलंपिज्म क्या है, यानी ओलंपिक क्या है? ओलंपिक दोस्तों जीवन का एक दर्शन है जो खेल को मानवता की सेवा में रखता है। यह दर्शन शरीर, इच्छा और मन के गुणों की परस्पर क्रिया पर आधारित है। ओलंपिक को उन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है जो खेल को संस्कृति और शिक्षा से जोड़ती हैं। दर्शन ओलंपिक मूवमेंट और खेलों के समारोह का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यही है जो इन ओलंपिक खेलों को क्या करता है, विशिष्ट बनाता है। किस प्रकार हमें मन, शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन के माध्यम से बेहतर नागरिक बन सकते हैं। किस प्रकार हम मन, शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन से क्या कर सकते हैं, बेहतर नागरिक बन सकते हैं। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न समुदायों और शब्दों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ओलंपिक क्या है, हमें आपस में मेल मिलाप या सामंजस्य में से रहने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि खेल सार्वभौमिक मानव अधिकार है और हम सभी को इसका अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ ही ओलंपिक दुनिया में हर किसी को ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्वयं को बेहतर कर सकते हैं। इसका लक्ष्य मानव की गरिमा के संरक्षण में संबंधित एक शांतिपूर्ण समाज के बढ़ावा देने के लिए
मानव की उदारता के सामंजस्यपूर्ण विकास की सेवा में खेल को स्थान देना है। खेल को स्थान देना है। इसके साथ साथ ही ओलंपिक की उपलब्धियां यानी अचीवमेंट ऑफ ओलंपिक 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के बाद ये सारे विश्व में ओलंपिक को बहुत कुशलता पूर्वक तथा प्रभावी रूप से निरंतर बढ़ावा दे रहा है। कौन दोस्तों? ओलंपिज्म। और ये ओलंपिक खेलों के माध्यम से ओलंपिज्म के मूल्यों का जश्न मनाती है। ओलंपिज्म और ओलंपिक खेलों के माध्यम से आईओसी आधुनिक संसार में खेल, संस्कृति, शिक्षा और सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने में सक्षम है। ये निष्पक्ष खेलों के नियमों को समर्थन देती है। ये डोपिंग और मैच फिक्सिंग जैसी अनैतिक और अवैध प्रथाओं से लड़ती है, जो खेल की छवि को क्या कहते हैं? बदनाम करते हैं। ओलंपिक के मूल्य: उत्कृष्टता, मैत्री तथा आदर। ओलंपिज्म के 3 मूल्य होते हैं। ये मूल्य उस नींव का निर्माण करते हैं जिस पर ओलंपिक मूवमेंट एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, खेल, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी गतिविधि का निर्माण करता है। ओलंपिज्म के इन मूल्यों का वर्णन नीचे दिया गया है। सर्वप्रथम हमारा एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का अर्थ है दोस्तों उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और पूर्णता। यह खेल के मैदान पर अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है। यह यह क्या है दोस्तों? यह स्वयं के सर्वश्रेष्ठ की खोज है और जरूरी नहीं कि दूसरे पर विजय प्राप्त की जाए। यह जीतने के लिए सबसे कठिन प्रयास के बारे में है, लेकिन ये भाग लेने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने दैनिक जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और एक मजबूत शरीर, दिमाग और इच्छा शक्ति के स्वस्थ कॉम्बिनेशन का आनंद लेने की खुशी के बारे में भी है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या होती है? सर्वप्रथम हमने देखा एक्सीलेंस और फिर हम देखते हैं फ्रेंडशिप। क्या? फ्रेंडशिप यानी मैत्री का अर्थ है सांस्कृतिक भिन्नताओं के बाद एकीकृत करने व शामिल करने की निकट लाने की इच्छा है। मैत्री में सम्मान, ज्ञान, स्नेह तथा वफादारी शामिल होती है। यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ प्रतिस्पर्धा मौजूद होती है। ओलंपिक न केवल प्रतिभागियों के बीच बल्कि राष्ट्रों के बीच भी मैत्री को विकसित करने के अनेक अवसर प्रदान करता है। इसलिए जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो खिलाड़ी एक दूसरे के नजदीक आ ही जाते हैं। वे आपस में मित्र बन जाते हैं। जिन राष्ट्रों के बीच तनाव युक्त संबंध होते हैं वे भी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, अर्थात कुछ सीमा तक उनके आपसी संबंध ठीक हो जाते हैं। और इस बारे में चीन का उदाहरण सबसे अच्छा है। पिंग पोंग की कूटनीति के कारण ही एक लंबी अवधि के बाद चीन ने ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। और वास्तव में ओलंपिक हमें खेल को एक उपकरण के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि दुनिया भर के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने में सहायता मिल सके। ओलंपिक खेल लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, लिंग, नस्लीय या धार्मिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। यह इन भेदभावों के बावजूद भी मैत्री को बढ़ावा देता है कि खिलाड़ी अपने साथियों, मित्रों के साथ साथ अपने विरोधियों के साथ भी जीवन भर के बंधन बनाकर इस मूल्य को व्यक्त करते हैं। अब हमारा आदर, क्या? रेस्पेक्ट। हमारे 3 ओलंपिक के मूल्य हैं फ्रेंडशिप, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रेस्पेक्ट। क्या? यानी EFR। ओके दोस्तों,
आदर या सम्मान में आपके और आपके शरीर के लिए, अन्य लोगों के लिए, नियमों और विनियमों के लिए, खेल के लिए और पर्यावरण के लिए सम्मान शामिल है। ओलंपिक आदर्शों में सम्मान नैतिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जो ओलंपिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार ये निष्पक्ष खेल को संदर्भित करता है जिससे प्रत्येक खिलाड़ी को खेलों में प्रदर्शन करना होता है और ये डोपिंग व अन्य अनैतिक व्यवहार के खिलाफ भी विरोध करता है। अब हम देखते हैं ओलंपिक के मूल्य। दोस्तों, प्राचीन यूनानियों ने उन सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाया जिनका उपयोग उनकी समाज द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए निर्मित किए गए व्यवहारों और दृष्टिकोणों को विकसित करने में मदद करने के लिए किया जाता था और इसी आधार पर वे एक योद्धा की भावना वाले लोगों का पोषण करना चाहते थे जो अपने देश के प्रति वफादार थे लेकिन अपने पड़ोसियों से दोस्ती करने में भी अच्छे खासे माहिर थे ताकि अनावश्यक युद्धों से बचा जा सके। ओलंपिक आंदोलन के मौलिक मूल्यों अर्थात उत्कृष्टता, सम्मान तथा मित्रता जैसे मूल्य समान रूप से प्राचीन यूनानियों मूल्यों का आधुनिक रूपांतरण है और यही उन मूल्यों के शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए था कि ओलंपिक आंदोलन के 5 शैक्षिक विषयों की कल्पना की गई थी। वास्तव में 5 एजुकेशनल वैल्यू हैं जिन्हें 3 ओलंपिक वैल्यू उत्कृष्टता, सम्मान, मित्रता यानी एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रेस्पेक्ट के आधार पर मान्यता दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सन 2016 में 5 शैक्षिक विषयों की स्थापना की गई थी लेकिन आंदोलन द्वारा 5 प्रमुख शैक्षिक विषयों का उपयोग युवाओं को एक ओलंपिक के सिद्धांतों का अभ्यास करने और समझाने में मदद करने के इरादे से किया जाता है। 5 ओलंपिक मूल्यों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। सर्वप्रथम है प्रयास की खुशी व आनंद, उत्कृष्टता की खोज, निष्पक्ष खेल, शरीर और इच्छा व मन के बीच संतुलन, दूसरों के लिए आदर या सम्मान। इस प्रकार दोस्तों प्रयास की खुशी व आनंद, जॉय ऑफ एफर्ट, युवा व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों, मूवमेंट तथा खेलों में स्वयं को एक दूसरे को चुनौती देकर शारीरिक, व्यवहारिक और बौद्धिक कौशलों को विकसित करते हैं तथा उनका अभ्यास करते हैं जो वास्तव में अपने बौद्धिक, शारीरिक कौशलों को विकसित करने तथा अभ्यास करने के लिए क्या किया जाता है, खेलों और शारीरिक गतिविधियों से स्वयं को तथा एक दूसरे को चुनौती देते हैं। बच्चे एक निश्चित खेल में शामिल होने के लिए मजबूर होने के कारण एक निश्चित खेल प्रति की रुचि के लक्षण दिखा सकते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि बच्चे उम्र में छोटे होते हैं, स्वाभाविक रूप से सक्रिय होते हैं। इस प्रकार युवाओं को खेल के प्रति उनकी भागीदारी को बढ़ावा भी मिलता है। इस प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणादायक तरीकों या तकनीकों, गतिविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा भी मिलता है। जब कभी वे अपने स्तरों पर खेलों में भाग लेते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में जीत प्राप्त करने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसके साथ साथ ही खेल में अभ्यास के दौरान वे अपना अधिकतम प्रयास करते हैं और बाद में आनंद प्राप्त करते हैं और इसलिए बच्चों को उन खेलों और शारीरिक गतिविधियों का आनंद लेने की आवश्यकता है जिनमें वे भाग लेते हैं। फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल का संदर्भ क्या कहता है? निष्पक्ष खेल मूल रूप से खेलों में विकसित एक अवधारणा है, कंसेप्ट है। निष्पक्ष खेल का कंसेप्ट
खेल के मैदान से बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एथलीटों खिलाड़ियों द्वारा निष्पक्ष खेल के व्यवहार की सीख उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी निष्पक्ष खेलों के नियमों को लागू करने की ओर बढ़ावा देती है। यह खेल के दौरान नियमों और विनियमों या भली भांति पालन करके सीखा जाता है। निष्पक्ष खेल क्या दोस्तों? निष्पक्ष खेल कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जो बच्चों और युवाओं के समूह या टीम की गतिविधियों में शामिल होने पर अपने आप हो जाती है। इसलिए शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि कुछ खेल प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति के परिणाम स्वरूप अनुचित व्यवहार, आक्रामकता, बेईमानी या छल और मादक पदार्थों का दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, निष्पक्ष खेल एक अवधारणा नहीं है जो केवल एथलीटों खिलाड़ियों तक ही सीमित है, अपितु ये खेल प्रशिक्षकों व माता पिता पर भी लागू होता है। खेल प्रशिक्षकों को भी निष्पक्ष खेल के लिए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। युवा एथलीटों को प्रशिक्षकों को अपना ध्यान युवाओं को कौशलों को निखारने, कड़ी मेहनत करने, निष्पक्ष तरीके से खेलने, टीम वर्क बनाने पर केंद्रित करना चाहिए। जो प्रशिक्षक हैं उन्हें तथा युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों, टीम के साथियों, विरोधी खिलाड़ियों, अधिकारियों और उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके माध्यम से खेल निष्पक्ष की अवधारणा को प्रकट या प्रतिबिंबित किया जा सकता है, यानी दिखाया जा सकता है। जैसे खेल के अंत में प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के हाथ मिलाने या प्रतियोगिता में विरोधी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन की सराहना के द्वारा। अब हम देखते हैं दोस्तों, दूसरों के लिए आदर तथा सम्मान। दूसरों के लिए आदर तथा सम्मान। जब युवा जो एक बहुसांस्कृतिक दुनिया में रहते हैं, जब दोस्तों जो युवा हैं वो बहुसांस्कृतिक यानी जहाँ कई सारी संस्कृतियों का मेल हो, ऐसी दुनिया में रहते हैं तो विविधता को स्वीकार करना तथा सम्मान करना सीख लेते हैं और व्यक्तिगत शांतिपूर्ण व्यवहार का अभ्यास करते हैं, तो वे शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में मजबूत होते हैं। ओलंपिक चार्टर में उल्लेख किया गया है कि ओलंपिक मूवमेंट का लक्ष्य युवाओं को ओलंपिक और मूल्यों के अनुसार खेलों के माध्यम से शिक्षित करके एक शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान देना है। विविधता की स्वीकृति दूसरों के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए एक अच्छा आधार है। खेलों में ऐसी अनेक स्थितियां होती हैं जहां एथलीट खिलाड़ियों दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना सीखते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताओं के लिए स्वीकृति और सम्मान बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह एक स्कूल कार्यक्रम में स्कूल वाले दिन के दौरान प्रत्येक गतिविधि विशेष रूप से शारीरिक गतिविधि का हिस्सा होना चाहिए। अंतर की समझ और संस्कृति तब विकसित होती है जब बच्चे और युवा एक साथ काम करते हैं और खेलते हैं। स्वीकृति खेलों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि ये खेलने वाली टीम में प्राय भिन्न संस्कृतियों खिलाड़ी शामिल होते हैं, लेकिन वे अपनी टीम की जीत के लिए एक टीम रूप में खेलते हैं। एक टीम रूप में खेलते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्कृष्टता की खोज, परस्यूटिंग ऑफ एक्सीलेंस। इस प्रतिस्पर्धी संसार में जहां हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, प्रत्येक व्यक्ति का फोकस सर्वश्रेष्ठ बनने पर होता है। उत्कृष्टता एक्सीलेंस पर ध्यान केंद्रित करने से युवाओं को सकारात्मक स्वस्थ विकल्प बनने और जीवन के किसी भी पहलू में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। जीवन में सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए उन्हें स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित सामाजिक व भौतिक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। एक स्वस्थ समुदाय एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है जो युवाओं के कल्याण को मजबूत करता है। दोस्तों, यह युवाओं को खेल और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए पर्याप्त दैनिक अवसर भी प्रदान करता है।
एक स्वस्थ समुदाय भेदभाव, उत्पीड़न और भय से मुक्त होता है। खेल खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बनने या सुरक्षित वातावरण में उपयुक्त विकल्प के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेल कौशलों को तेज करता है और सभी बच्चों की जरूरतों को, युवाओं, लड़कियों और लड़कों को सीखने की अक्षमता वाले बच्चों और सुनने, दृष्टि और अन्य शारीरिक अक्षमताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। एक स्वस्थ खेल समुदाय सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए युवाओं के विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के दैनिक अवसर भी प्रदान करता है। एक ऐसा स्थान भी है जिसमें व्यक्तिगत अंतर और सांस्कृतिक परंपराओं को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। इस तरह एक खेल समुदाय युवाओं के कल्याण को अपना नंबर 1 उद्देश्य बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन। इससे पहले हम देखते हैं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने कहा है कि मैंने अपने करियर में 9000 शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम गंवाए हैं। 26 बार गेम विनिंग शॉट लेने के लिए मुझ पर भरोसा किया गया है और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसलिए मैं सफल हुआ हूँ और इसलिए मैं सफल हुआ हूँ। इस वाक्यांश से आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि सफलता अचानक नहीं मिलती, इसके लिए कई बार हारना पड़ता है। शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन, बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। सीखना पूरे शरीर में होता है, न कि केवल मन और शारीरिक क्षमता में। गति के माध्यम से सीखने में मदद से नैतिक और बौद्धिक शिक्षा विकसित की जा सकती है। यह अवधारणा ओलंपिक खेलों आईओसी 2016 को पुनर्जीवित करने में पियरे डी कुबर्टिन की रुचि की आधारशिला थी। उन्होंने समझाया कि ओलंपिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय पुनरुद्धार से युवाओं में खेलों और शारीरिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 100 वर्ष पहले था। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन का ध्यान से परे संस्कृतियों को अपनाने, कलात्मक कार्यों, पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा तक फैला हुआ है। ये सभी युवा लोगों को जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद करने में भूमिका निभा सकते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियां इसे संभव बनाती हैं क्योंकि वे शरीर और इच्छा मन को संतुलित करने में मदद करती हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ओलंपिक के 3 मूलभूत मूल्य उत्कृष्टता, सम्मान, मित्रता हैं और इन 3 मूल सह मूल्यों के अंतर्गत 5 शैक्षिक मूल्य हैं जो प्रयास की खुशी, आनंद, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता की खोज और शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन है। ये एजुकेशनल दोस्तों क्या हैं, वैल्यूज हैं। ये मूल्य एथलीटों को सुझाव देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने खेल करियर को नेतृत्व कैसे करें, इसलिए ये मूल्य किसी भी श्रेणी में किसी भी एथलीट को अपने खेल के व्यक्तिगत करियर दोनों में सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मूल्यों का उपयोग खेलों के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों एसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक का प्राचीन व आधुनिक ओलंपिक्स। क्या ओलंपिक्स दोस्तों, ओलंपिक्स को भली भांति समझने के लिए इसे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करना होगा, अधिक अच्छा होगा। प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक क्या था। प्राचीन ओलंपिक के बारे में दोस्तों कई सारी
कहानियां प्रचलित हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में अधिक जानकारी या निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन यूनानी पौराणिक कथाओं में उनके बारे में अनेक किंवदंतियां मिलती हैं। वैसे लिखित इतिहास में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ओलंपिया घाटी में शुरू हुए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन ओलंपिया निवासी ज्यूस को अपना इष्ट देवता मानते थे। एक बार ओलंपिया के मैदान पर महाबली ज्यूस प्रकट हुए थे। उनके भयंकर क्रोध से धरती फट गई। तब जिस देवता को शांत करने के लिए वहां के लोगों ने घाटी में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और वहां बलि देने की परंपरा शुरू की। बाद में ज्यूस के पुत्र हरकुलिस ने अपने पिता के सम्मान में खेलों की शुरुआत की। ये पहली कहानी है, पहला कंसेप्ट है जो बताता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दूसरी कौन सी कहानी प्रचलित थी। दूसरी कहानी में दोस्तों हरकुलिस को उसके बुरे कर्मों की सजा के तौर पर उसे एलिस के राजा एंगियस के विशाल तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी। हरकुलिस ने राजा एंगियस के सामने शर्त रखी कि अगर यह सजा पूरी कर लेगा और अपना वादा पूरा कर ले, तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी। हरकुलिस ने राजा एंगियस के सामने शर्त रखी कि अगर ये शर्त पूरी कर लेगा और अपना वादा पूरा कर देगा तो राजा एंगियस को अपनी पशु संपदा का 10वां भाग उसे देना पड़ेगा। राजा ने शर्त मान ली। हरकुलिस अल्पेस नदी का प्रवाह तबेले की ओर मोड़ने में सफल रहा, जिससे तबेले की सफाई अपने आप ही हो गई। फिर राजा ने शर्त पूरी नहीं की दोस्तों। तब हरकुलिस ने राजा एंगियस की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। हरकुलिस ने हत्या के लिए प्रायश्चित करने का फैसला किया। तब उसने प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। ये तो हमारी दूसरी जो कहानी एथेंस के धर्म ग्रंथों में मिलती है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। और अब तीसरी कहानी जो है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये दोस्तों बहुत रोचक कहानी है और इसको कई ग्रीकवासी बड़ी रुचि के साथ सुनते हैं और गाते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। इसके अनुसार अल्फियास नदी के किनारे एलिस नामक एक संपन्न साम्राज्य था। एलिस के राजा एनोमस की पुत्री हिप्पोडेमिया बहुत सुंदर थी। राजा एनोमस ने शर्त रखी जो उसकी पुत्री हिप्पोडेमिया का अपहरण करके ले जाने में सफल होगा उसके बाद उस सुंदरी का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। हिप्पोडेमिया की सुंदरता के आकर्षण में 13 युवकों ने अपहरण की बारी बारी से कोशिश की, लेकिन एनोमस ने बारी बारी सभी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जो असफल होते थे उनको। इसके बाद पेलोप्स नामक युवक एलिस आया और वह पहले युवकों से अधिक चतुर एवं साहसी था। पेलोप्स ने राजा एनोमस के साथी से मित्रता कर ली और उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि दौड़ शुरू होने से पहले वह एनोमस के रथ की धुरी को कमजोर कर दे। पेलोप्स हिप्पोडेमिया को अपने रथ में बैठाकर भाग चला तो राजा ने भी उसका पीछा करना शुरू किया। जब राजा एनोमस का रथ क्या हुआ दोस्तों? राजा एनोमस का रथ पेलोप्स के रथ के पहुंचने को पास में पहुंच गया। बिल्कुल उसी समय रथ का पहिया निकल गया। इससे न केवल रथ टूटा बल्कि राजा की गर्दन भी कट गई। इस प्रकार पेलोप्स को न केवल हिप्पोडेमिया मिली बल्कि राजा का साम्राज्य भी मिल गया। ऐसा कहा जाता है पेलोप्स को कि इस युवक
युगल की विजय की यादगार में फिलिप्स ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ इन खेलों की शुरुआत की। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि देवी देवताओं की धरती पर अधिकार के लिए कुश्ती हुई। ये कुश्ती जो है भगवान ज्यूस और भगवान क्रोनोस के बीच हुई, जिसमें ज्यूस की विजय हुई और इसी विजय की खुशी मनाने के लिए खेलों का आयोजन होने लगा। अब किसकी सुनी जाए? किस विद्वानों का कथन है कि यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें सिटी स्टेट्स कहा जाता था। इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को आपसी युद्धों के कारण ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ। चलो कोई बात नहीं, इन ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने के कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना आशा है कि ओलंपिया नामक सुंदर घाटी में इन खेलों का आयोजन प्रथम बार किया गया था तथा इसी कारण इन खेलों को ओलंपिक खेल कहा गया। ओलंपिया नामक घाटी में किया गया और एलिस नामक स्थान पर। प्राचीन ओलंपिक खेल लगभग 1000 वर्षों तक आयोजित किए जाते रहे, लगभग 1200 वर्षों तक आयोजित किए जाते रहे, लेकिन 394 में रोम के राजा थियोडेसिस ने ओलंपिक खेलों को क्या कर दिया दोस्तों? बंद कर दिया। और इसके बंद करने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? मुख्य कारण था कि जो रोमन थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और यहाँ ज्यूस की मूर्ति की क्या होती थी? पूजा होती थी। इसलिए दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेडियम समाप्त हो गए। इसके बाद भी वहाँ के लोगों के दिलों में इन खेलों की हमेशा याद सुलगती रही। कई सदियां गुजरने पर भी लोग इन खेलों को नहीं भुला पाए। प्रतियोगिताओं के लिए नियम बना दिए। यानी दोस्तों, जब 776 बीसी में जो गेम्स ओलंपिक्स होते थे, उस समय प्रतियोगिताओं के लिए कौन कौन से नियम बने थे? तो दोस्तों, 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के लिए कुछ क्या किया गया? नियम बनाए गए, जिनको कांसे की प्लेट पर खुदवा दिया गया। और ये नियम जो थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रतियोगी केवल यूनानी हो, पूर्ण रूप से हेलेनिक नस्ल का हो, यानी यूनानी हो और तथा शारीरिक रूप से योग्य हो। इसके बाद गुलाम तथा दंडित इन व्यक्तियों में भाग नहीं ले सकते थे। गुलाम तथा दंडित व्यक्ति इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। और साथ साथ ही ओलंपिक खेल प्रारंभ होने से 1 महीना पहले प्रतिभागियों को ओलंपिया में रहना पड़ता था और उन्हें शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी कि वे अपने राज्य में 10 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और ये दोस्तों, जो प्रशिक्षण होता था वो आइए आगे चर्चा करते हैं। विवाहित स्त्रियों पर प्रतियोगिताओं में न केवल भाग लेने की पाबंदी थी, बल्कि उन्हें खेल देखने की भी आज्ञा नहीं थी। खेलों में भाग लेने के लिए खेल के विशेषज्ञ हेलेनोडिकोई कहा जाता था। खेलों में भाग लेने के लिए खेलों के विशेषज्ञ, जिन्हें हेलेनोडिकोड कहा जाता था, के अधीन 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। महीने के अंतिम में प्रतियोगी को संबोधित करता था तथा आज्ञा देता था। महीने के अंतिम दिन में वह प्रतियोगियों को संबोधित करता था तथा आज्ञा देता था। ठीक है। इन खेलों में केवल शौकिया खिलाड़ी ही भाग ले सकते थे, जबकि प्रोफेशनल नहीं ले सकते थे। यहाँ दोस्तों, हेलेनोडिकोड को एक प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है, यानी और जो जजेस हैं उनके रूप में जाना जाता है। और पैडो ट्राइब शब्द जो है दोस्तों, ये खेल प्रशिक्षक के रूप में, ट्रेनर के रूप में एक शिक्षक हुआ करता था, उसके लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, खेलों का उद्घाटन ओपन सेरेमनी कैसे हुआ करती थी जो हमारे ओलंपिक गेम्स थे उनकी।
तो देखिए दोस्तों, खेलों का उद्घाटन कैसे होता था। खेलों के उद्घाटन समारोह वाले दिन सभी खिलाड़ी, उनके भाई, पिता, प्रशिक्षण देने वाले सभा भवन में एकत्रित होते थे। खेलों का विशेषज्ञ उनको शपथ दिलाता था कि वे खेलों के नियमानुसार भाग लेंगे तथा उन सभी ने 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके पश्चात ज्यूस हरक्योस नामक देवता के सामने सूअर की बलि दी जाती थी। इस कार्य के बाद मार्च पास्ट करते हुए लोग खेल के मैदान के बाहर आते थे। ठीक उसी समय उनका परिचय जो है दर्शकों से करवा दिया जाता था कि कौन किस खेल से संबंधित है। दर्शक गणों में से किसी प्रतियोगी पर ऐतराज होता था तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया जाता था, यानी दुश्मनी होती थी या ऐतराज होता था, इनको प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जिन प्रतियोगियों के बारे में कोई ऐतराज प्रकट नहीं करता था उनको खेलों में भाग लेने दिया जाता था। उसके बाद खेलों में प्रारंभ की घोषणा होती थी और खेल शुरू हो जाते थे। खेलों के प्रारंभ करने की घोषणा होती थी और खेल शुरू हो जाते थे। समय के साथ साथ खेल की संख्या में भी परिवर्तन होता गया दोस्तों। जैसे 724 ईसा पूर्व में 400 गज की दौड़, पैदल दौड़ को शामिल किया गया। यहाँ दोस्तों 400 गज की दौड़ और 320 ईस्वी में 3 मील की दौड़ शामिल की गई। 720 ईसा पूर्व में 3 मील की दौड़ शामिल की गई। 708 ईस्वी में पेंटाथलॉन शामिल किया गया और 668 ईस्वी में बॉक्सिंग, और इसी प्रकार 648 ईसा पूर्व में घुड़दौड़ शामिल की गई। इसी प्रकार खेलों की संख्या में वृद्धि होती गई, जिसके फलस्वरूप खेल 5 दिनों के लिए आयोजित होने लगे, पहले जो 1 दिन के लिए होते थे। प्रथम दिन केवल धार्मिक कार्यों को संपन्न किया जाता था। दूसरे दिन मार्च पास्ट तथा खिलाड़ियों का परिचय होता था। फिर रथ दौड़, घुड़दौड़, पेंटाथलॉन खेल होते थे। दूसरे दिन दोस्तों, दूसरे दिन क्या होता था, ठीक है, दूसरे दिन मार्च पास्ट खिलाड़ियों का परिचय होने के बाद रथ दौड़, घुड़दौड़, पेंटाथलॉन होते थे। तीसरे दिन पशुओं की बलि दी जाती थी, यानी सूअर की बलि दी जाती थी। उसके पश्चात दौड़े, कुश्तियाँ, बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं होती थी। तीसरे दिन बलि देने के बाद कुश्ती, दौड़ और बॉक्सिंग होती थी। चौथे दिन एथलेटिक्स इवेंट, रेसलिंग, बॉक्सिंग होती थे, और जबकि 5वें दिन केवल मनोरंजन होता था। इस प्रकार हम देखते हैं अवार्ड में दोस्तों अगर बात करें तो आरंभिक ओलंपिक खेलों में पुरस्कार के ऊपर कम ध्यान दिया जाता था। केवल अनाज व पशु ही पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। इसके बाद जैतून की पत्तियों से बना हार विजेताओं को पहनाया जाने लगा। इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर व सम्मान अधिक दिया जाता था। बताया जाता है विजेताओं के बुत भी बनाए जाते थे, और बुत बनाने वाले को दोस्तों फिडियास कहा जाता था। उनकी प्रशंसा में कविताएं भी लिखी जाती थीं, और कविता लिखने वाले को पिंडार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब उनके नाम रिकॉर्ड किए जाते थे, और खिलाड़ी इन खेल पुरस्कार के लिए नहीं अपितु सम्मान आदर प्राप्त करने के लिए भाग लेते थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो आगे आ जाता है हमारा आधुनिक ओलंपिक खेल, यानी मॉडर्न ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। कुबर्टिन का जन्म पेरिस में 1 जनवरी 1963 को हुआ था। कई बार पूछा गया है। कुबर्टिन का जन्म पेरिस में 1 जनवरी 1868
1863 को हुआ था दोस्तों, 1863 को हुआ था, 1863 को हुआ था। उसके परिवार के सदस्य ये चाहते थे कि वह आर्मी में भर्ती हो जाए। उसने सैनिक अकादमी को दाखिला ले लिया था, लेकिन कुछ समय उपरांत उन्होंने अकादमी छोड़ दी और राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने लगे। राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पता जब उन्हें चला तो उन्होंने सोचा क्यों न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ओलंपिक खेलों के माध्यम से भली बात सरलतापूर्वक सुलझाया जाए। पुराने ओलंपिक खेलों की दोबारा शुरू करने की कल्पना कोवर्टिन को इसी प्रकार आई। इस प्रकार उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 1893 में अनेक देशों की एक मीटिंग बुलाई। कुछ देश जैसे यूनान, स्पेन, इटली और स्वीडन इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में थे, जबकि बाकी सभी देश इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। इसके उपरांत 16 जून 1894 को पेरिस के 13 देशों के साथ एक बैठक हुई पेरिस, फ्रांस में, और जिसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे पहले हम बता दें आपको, जहां पियरे डी कुबर्टिन का जन्म 1 जनवरी 1863 को हुआ और उनकी मृत्यु सितंबर 1937 में हो गई थी दोस्तों। इस प्रकार बैठक की अध्यक्षता में कुबर्टिन ने की। इसमें एक निर्णय लिया गया, खेल प्रतियोगिताएं ग्रीक ओलंपिक खेलों की तरह ही चौथे वर्ष होनी चाहिए तथा प्रत्येक देश को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। काफी प्रयासों के बाद कुबर्टिन को प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों को एथेंस में सन 1896 में शुरू करने में सफलता मिल ही गई दोस्तों। इसमें विश्व के लगभग सभी देशों का सहयोग भी मिल गया। सन 1896 में एथेंस ओलंपिक खेलों में 14 देशों ने भाग लिया और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि होती गई और 1972 म्यूनिख, पश्चिम जर्मनी ओलंपिक में लगभग 122 देश शामिल हो चुके थे। 72 में लगभग दोस्तों 122 देश शामिल हो चुके थे। 2 विश्व युद्धों के कारण 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हो पाए, जो थे हमारे दोस्तों 1916 और 1940 और 1944। प्रतियोगिताओं के लिए नियम। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में सभी पुरुष या स्त्री भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका एमेचर होना आवश्यक है, अर्थात व्यवसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते। ये खिलाड़ी भिन्न भिन्न देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भेजे जाते हैं। कोई खिलाड़ी अलग से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। कुछ खेलों में व्यवसायिक खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन व समारोह दोस्तों कैसे किया जाता है? सर्वप्रथम ओलंपिया गांव में ओलंपिक मशाल या ज्योति को सूर्य की किरणों से जलाया जाता है तथा इस ज्योति को उस नगर में लाया जाता है जहां पर ओलंपिक आयोजन किया जाना है। स्टेडियम में उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा इन खेलों के आरंभ करने की घोषणा की जाती है दोस्तों। जिस देश में हो रहा है उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री घोषणा करता है। सभी एथलीट्स मार्च पास्ट में भाग लेते हैं तथा शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ओलंपिक झंडा लहराया जाता है, ओलंपिक ज्योति जलाई जाती है। अब ओलंपिक खेलों का समापन कैसे होता है दोस्तों? ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में सभी देश के खिलाड़ी स्टेडियम में क्या होता है एकत्रित होते हैं। उस नगर का मेयर तथा प्रबंधक समिति का अध्यक्ष दोनों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को स्टेडियम तक ले जाते हैं और वह ओलंपिक खेलों की घोषणा करता है। ओलंपिक खेलों की
समाप्ति की घोषणा कौन करता है? इस प्रकार दोस्तों ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करने वाला ओलंपिक का खुद अध्यक्ष होता है। जहां उद्घाटन दोस्तों जिस देश में हो रहा है उस देश का राष्ट्रीय कौन करेगा? प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। उसके पश्चात ओलंपिक झंडे को नीचे उतार दिया जाता है तथा ये झंडा उस शहर के मेयर को रखने के लिए दे दिया जाता है जहां दोस्तों सांस्कृतिक समारोह होता है। ओलंपिक ज्योति को बुझा दिया जाता है। अंत में ओलंपिक गीत के साथ ही खेल समाप्त हो जाते हैं और ये झंडा अगले देश के जहां होना है उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों अभी तक ओलंपिक खेलों का स्थान व वर्ष इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1896 में एथेंस में सर्वप्रथम, 1900 में पेरिस में और इसके बाद 1904 में सेंट लुइस में हुए, 1908 में लंदन में और 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में, 1916 में प्रथम युद्ध के कारण रद्द हो गए, 1920 में एंटवर्प में हुए, 1924 में पेरिस फ्रांस में, 1928 में अम्स्टर्डम और 1932 में लॉस एंजल्स अमेरिका, 1936 में बर्लिन में, तो वहीं 1940 और 44 के द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गए, 1948 में लंदन में, 1952 में हेलसिंकी, 1956 में मेलबर्न में और जबकि 1960 में रोम में हुए, 1964 टोक्यो, 1968 मैक्सिको, 1972 म्यूनिख और 1976 मॉन्ट्रियल, 1980 मॉस्को रूस, 1984 लॉस एंजल्स, 1988 सियोल, 1992 बार्सिलोना, 1996 अटलांटा और वहीं 2000 वाले सिडनी में हुए, 2004 एथेंस में दोस्तों जो 100 वर्षों के बाद लगभग एथेंस में आयोजित हुए, 2008 बीजिंग, 2012 लंदन, 2016 रियो डी जेनेरियो और 2020 टोक्यो, 2024 पेरिस में हुए और 2028 लॉस एंजल्स में संभावित और दोस्तों 2032 ब्रिस्बेन में होने की पूरी उम्मीद है। अब हम देखते हैं ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य, ध्वजा या झंडा, शपथ और ज्ञान। इस प्रकार ओलंपिक प्रतीक और आदर्श वाक्य, ध्वज, झंडा, शपथ और गान, इनके बारे में भी बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ओलंपिक प्रतीक क्या है दोस्तों? ओलंपिक सिंबल, इसमें 5 ओलंपिक छल्ले होते हैं जो वृत्त यानी गोल होते हैं, जिन्हें ओलंपिक प्रतीक कहा जाता है। और ये झंडा दोस्तों 3:2 रेशियो में होता है। ये आपस में जुड़े होते हैं छल्ले, और इनमें 3 छल्ले नीला, काला, लाल रंग का ऊपर की ओर होता है तथा पीला व हरा छल्ला नीचे की तल पर होता है। और इन छल्लों के रंगों का क्रम याद रखने का दोस्तों ट्रिक है BYGR, BYBGR, ठीक है। ओलंपिक के सार्वभौमिकता के प्रतीक के लिए परस्पर जुड़े हैं। इन 5 रंगों में से कम सफेद बैकग्राउंड कलर प्रत्येक स्पर्धी राष्ट्र के झंडे पर दिखाई देता है। ये छल्ले ओलंपिक खेलों में शामिल दुनिया के 5 क्षेत्रों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि को व्यक्त करता है। ये ओलंपिक खेलों में भारत के एथलीटों के मिलन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें दोस्तों ये 5 कलर होते हैं और इसका बैकग्राउंड दूधिया होता है, दूधिया सफेद होता है। कैसा? दूधिया रंग का सफेद होता है। ओके दोस्तों, ओलंपिक का मोटो, ओलंपिक का मोटो 4 शब्दों से बना हुआ है दोस्तों, जो पहले 3 शब्दों का हुआ करता था। इसे दोस्तों
अब 4 शब्दों का कर दिया गया है। पहले था सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस, अब हो गया है सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिस। और इनका अर्थ तेज, ऊंचा, शक्तिशाली और साथ होता है, जैसे कि स्विफ्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। फ्रांस के फादर डिडोन जो एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने 1895 में इसे बनाया था, ओलंपिक मोटो को दोस्तों बनाया था। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं सीटियस का मतलब होता है अधिक तेज, एल्टियस का अधिक ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ होता है दोस्तों अधिक शक्तिशाली। कम्युनिस्ट का मतलब दोस्तों अर्थ होता है एक साथ। ओलंपिक ध्वज, अब हम बात करते हैं ओलंपिक ध्वज। बैरन टी पेरी क्वार्टन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक झंडे का निर्माण किया गया। जून 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया और प्रथम बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों में ये फहराया गया। ओलंपिक ध्वज सफेद सिल्क का बना हुआ है, जिस पर 5 छल्ले होते हैं। ये छल्ले आपस में जुड़े होते हैं। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। 5 छल्लों का रंग अलग अलग होता है, जैसे पीला, हरा, लाल, नीला और काला। ठीक है दोस्तों, और छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक होता है। ओलंपिक फ्लेम्स, अब हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लेम। इससे पहले आपको बता दें कि सन 2008 में 2004 से 2008 और 16 तक माइकल फेल्प्स ने 28 पदक हासिल किए दोस्तों, 23 स्वर्ण, जिनके कुल 23 स्वर्ण हैं। बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 8 स्वर्ण एक ही ओलंपिक में जीते थे। सन 2004 के एथेंस में उन्होंने 6 स्वर्ण जीते और 2 कांस्य पदक जीते थे। सन 2012 के लंदन ओलंपिक्स में फिर पुनः 4 स्वर्ण 2 रजत जीते थे। 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर कुल 28 पदक हासिल किए, जिसमें से उनके 23 स्वर्ण पदक हैं। 23 स्वर्ण पदक हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम कैसे और कैसे जलाई जाती थी। ओलंपिक फ्लेम से दोस्तों कई बार और हजारों बार सवाल पूछा गया है कि ओलंपिक फ्लेम कब जलानी शुरू की गई। तो इसे दोस्तों 1928 में इसे जलाना शुरू किया गया एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक ज्योति ज्ञान, जीवन का, खुशी का प्रतीक है। यह एक प्रकार से शांति की प्रतीक है। ये ज्योति या मशाल यूनान के ओलंपिक गांव में प्रज्वलित की जाती है तथा विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा इस ज्योति को दौड़ते हुए उस स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। इस ज्योति को बुझाने नहीं दिया जाता है। इस ज्योति को दोस्तों बुझने नहीं दिया जाता है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी पर ही इसे बुझाया जाता है। और जितने दिन ये ओलंपिक खेल चलते हैं उतने दिनों तक ये लगातार क्या होती है, प्रज्वलित रहती है। ओलंपिक अवार्ड्स, अब हम ओलंपिक अवार्ड्स के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों 1896 से 1900 तक सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज ही दिए गए थे और 1904 से 1912 तक ठोस 1904 में सर्वप्रथम गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिए गए। और इस समय दोस्तों जो गोल्ड था वो पूर्ण यानी ठोस स्वर्ण से बना हुआ था, यानी ठोस गोल्ड दिए गए थे। 2012 तक देने की प्रथा को चलाया गया। 2012 के बाद में ठोस स्वर्ण को देना खत्म कर दिया, यानी उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर उसमें 6 ग्राम शुद्ध सोना और उसके साथ उसमें सिल्वर मिक्स करके दिया जाने लगा। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं ओलंपिक शपथ। एथलीटों द्वारा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दौरान जो खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित होते हैं
शपथ लेने के लिए समारोह का आयोजन होता है। आयोजन करने वाले देश से प्रतिनिधि झंडा पकड़े हुए आगे चलता है, यानी दोस्तों जहां आयोजन हो रहा है उसके देश का प्रतिनिधि झंडा पकड़े हुए आगे होता है। प्रतियोगी राष्ट्रीय झंडे को पकड़ने के वाले एथलीट भी अपने साथ साथ पर अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिनिधि एथलीट सभी एथलीटों की तरफ से शपथ लेता है और सभी एथलीट अपना दायां हाथ उठाकर उसके बाद शपथ को दोहराते हैं और ये शपथ होती है, हम शपथ लेते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी, विनियमों का आदर करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, खेलों के गौरव के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से इन खेलों में भागीदारी के इच्छुक भाग लेंगे। ठीक है। ओलंपिक गान, ओलंपिक एंथम दोस्तों, ओलंपिक एंथम की स्थापना स्पायरोस सामारास संगीत, जिन्होंने संगीत दिया, सामारास संगीत और द्वारा दी गई थी। सॉरी दोस्तों, सामारास ने संगीत दिया और कोटिस पालामास द्वारा शब्द जोड़े गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1958 में इसे अपनाया गया, यानी मान्यता दी गई और ओलंपिक गान 1960 में आधिकारिक रूप से गाया गया। ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सभी आधिकारिक समारोह के दौरान बजाया या गाया जाता है और ऐसे समय पर प्रथम स्थान के विजेता का राष्ट्रगान भी बजाया जाता है तथा प्रत्येक पदक विजेता का भी राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में दोस्तों मुख्य स्तंभ होते हैं IOC, NOC और IFS। IOC, NOC और इसके साथ साथ ही IFS, ठीक है। और IOC, OCOG इसके सदस्य होते हैं दोस्तों और एथलीट अधिकारी व मान्यता प्राप्त संस्थाएं NOC व IFS की सदस्य होती हैं। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आधुनिक ओलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉडी है। कैसी है दोस्तों? गवर्निंग बॉडी है। ये सारे विश्व में खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने तथा समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है और इसका सृजन 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में किया गया था। 1993 के बाद इसका दोस्तों हेडक्वार्टर को 1914 या 15 में दोस्तों 2014 या 15 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया था। बेरेडिक वर्टिन के द्वारा इसका दिमित्रो बिकेलस जो एक यूनानी थे, इस समिति के प्रथम प्रधान यानी प्रेसिडेंट थे। इस समिति में 105 सक्रिय सदस्य और 32 ऑनरेरी सदस्य होते हैं। इस प्रकार दोस्तों 1896 में यूनान के एथेंस नामक शहर पर आयोजित किए गए थे। उसी प्रकार 1924 के चिनोमेक्स में आयोजित किए गए 1992 में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक खेल को अलग अलग मनाया जाने लगा। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू कर दिया गया दोस्तों। कब? 2010 से। और 2010 में सिंगापुर में सर्वप्रथम आयोजित किए गए कौन से दोस्तों? ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक, यानी ठीक है जो हमारे समर यूथ ओलंपिक। ठीक है। शीतकालीन जो है दोस्तों 2012 में सर्वप्रथम इंसब्रक में आयोजित किए गए। इस समिति के मेंबर ऑफ कमेटी के कौन कौन सदस्य होते हैं दोस्तों? एक तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कई कार्य होते हैं और
और इसके मुख्य कार्य होते हैं, और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, ठीक है, और समिति के कार्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेडरेशन। इस प्रकार दोस्तों हमारा ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक समाप्त हो जाता है। अब हम पैरा ओलंपिक के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों, और हमारी मेहनत का आप हमारी मेहनत को देखते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।